नमस्कार। फ्रंटियर आईएएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुति और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं करने जा रही हूँ आपके साथ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इंडियन लिटरेचर। और आज हम लोग इसका पार्ट 3 कर रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे मेडिवल लिटरेचर और मॉडर्न लिटरेचर के बारे में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं मेडिवल लिटरेचर से। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिवल लिटरेचर में आपको पर्शियन भाषा यानी कि फारसी जो भाषा है उसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। खास करके जो मुगल का टाइम था या जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था उस समय ये इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हिंदी भाषा है वो डेवलप की है किस भाषा से, तो जो पुरानी अपभ्रंश भाषा थी उस भाषा से हिंदी का विकास हुआ है। हम लोग बारी बारी से अलग अलग भाषाओं में कौन से लिटरेचर हुए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे फारसी भाषा से यानी कि पर्शियन लैंग्वेज से। इंडिया में पर्शियन लैंग्वेज आया कहाँ से? इंडिया में पर्शियन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट जाता है तुर्क और मंगोल्स को, और ये भारत में लेके आए थे इस भाषा को 12वीं सदी में यानी कि 12th सेंचुरी में। तुर्क और मंगोल जब इन्होंने हमारे ऊपर राज किया, शासन किया, तो जो पर्शियन लैंग्वेज था यानी जो फारसी भाषा थी वो उनकी दरबारी भाषा बन गई थी। ठीक है, वो उसका कोर्ट लैंग्वेज बन गया था। अगर हम लोग आमिर खुसरो की बात करें तो वो एक पर्शियन यानी फारसी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन ये कवि थे और इन्होंने दीवान की रचना की थी। दीवान क्या था बेसिकली? तो पर्शियन लैंग्वेज में एक पोइट्री का कलेक्शन था आमिर खुसरो का। इसके अलावा आमिर खुसरो ने नूर शिपिर भी लिखी थी और इसके अलावा उन्होंने मनस्वी द्वाल रानी खिज्र खां इसके बारे में भी लिखा था। ये बेसिकली मनस्वी द्वाल रानी खिज्र खां ये एक आपका ट्रैजिक लव पोएम था यानी कि दुख भरी प्रेम की कहानी थी एक पोएम के फॉर्म में। तो याद रखिएगा कि आमिर खुसरो एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार आपके पर्शियन पोएट थे जिन्होंने दीवान और नूर शिपिर, मनस्वी द्वाल रानी खिज्र खां इस सब की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय के एक बहुत ही टॉप हिस्टोरियन थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बहरानी। इन्होंने रचना की थी तारीखे फिरोज शाही की। आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय बहुत सारे जो हिस्टोरियन हुआ करते थे तो जो भी कुछ लिखते थे तो उस समय के जो राजा महाराजा के अचीवमेंट्स थे या उनके प्रेज में बहुत सारी चीजें लिखी रहती थी या उनके लाइफस्टाइल या उस समय उनके किंगडम में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसके बारे में भी बातें होती थी। अगर हम लोग इब्न बतूता की बात करें तो ये आपके मोरक्को के एक ट्रैवलर थे और ये भारत पर जब इन्होंने यात्रा की तो उस दौरान उन्होंने क्या कुछ देखा यानी अपने ट्रैवल अकाउंट के बारे में इन्होंने लिखा है और वो किताब का नाम है किताब उल रहला। इसमें उन्होंने बताया कि जिस पीरियड में वो भारत आए उस समय का पॉलिटिकल और उस समय का सोशल सिनेरियो क्या था, यानी कि किस तरह से शासन किया जाता था, लोगों का जो रहने का तरीका था वो किस तरह का था, सामाजिक उस समय का परिदृश्य और राजनीतिक परिदृश्य किस प्रकार का था। इसका वर्णन हमें किताब उल रहला में मिलता है जो कि ट्रैवल अकाउंट है एक बहुत ही फेमस मोरक्को ट्रैवलर इब्न बतूता का। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाबर ने लिखा था तुजुके बाबरी। ये क्या है, इसमें क्या किस चीज के बारे में वो मैं आगे बताऊंगी। जहांगीर ने उसी तरह लिखा तुजुके जहांगीरी। गुलबदन बेगम इन्होंने रचना की हुमायूं नामा की, जबकि अबुल फजल ने रचना की आईने अकबरी और अकबर नामा की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बाबरी है, जहांगीरी है, हुमायूं नामा है, अकबर नामा। तो इससे कहीं ना कहीं आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि जरूर इन सब किताबों में या ये जो रचनाएं की गई हैं इसमें इन मुगलों का जिक्र किया गया है। तो तुजुके बाबरी क्या है? तो ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है यानी कि आत्मकथा है बाबर की। किस भाषा में? तो तुर्किश भाषा में। यह हमें बताती है कि किस प्रकार मुगलों ने भारत पर आकर के शासन किया, किस प्रकार उन्होंने पूरे भारत पर अपना कंटेस्ट, किस तरह से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई इसका जिक्र। क्योंकि हम लोग जानते हैं मुगल साम्राज्य को भारत में स्थापित करने का क्रेडिट बाबर को जाता है। तो मुगल कंकेस्ट का चर्चा आपको मिलेगा तुजुके बाबरी में और ये लिखी गई है बाबर के द्वारा। अगर हुमायूं नामा की अगर हम लोग बात करें तो हुमायूं नामा आपकी बायोग्राफी है यानी कि जीवनी है किसकी? हुमायूं की। और इसे लिखा है पर्शियन लैंग्वेज में यानी कि फारसी भाषा में इसे लिखा है उनकी बहन गुलबदन बेगम ने। अकबर ने अपने समय में क्या किया था? तो जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ थे जैसे कि भगवत गीता हो गया, रामायण था, इसके अलावा उपनिषद
अकबर ने ये सारी जो चीजें थी वो ज्यादातर संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, तो उसका पर्शियन यानी कि फारसी भाषा में अनुवाद करने का काम अकबर के टाइम में हुआ था। अकबर ने अपने लोगों को कहा था, या जो उनके कोट दरबारी वगैरह थे, तो कि वो इन सब जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, सब जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, इसका अनुवाद पर्शियन भाषा में करें। तो इसका ट्रांसलेशन अकबर के कहने पे हुआ। अगर हम लोग रम्ज़नामा की बात करें तो ये आपका पर्शियन ट्रांसलेशन है किसका, महाभारत का। तो महाभारत जो है यूजुअली संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, तो पर्शियन इसका जो अनुवाद है उसे हम लोग रज्मनामा कहते हैं। उसी तरह हज्मनामा ये क्या है, तो एक स्टोरी है, एक कहानी है किसकी, आमिर हज़्मा की। और आमिर हज़्मा कौन थे, तो वो एक मिथिकल पर्शियन हीरो थे और उन्हीं की कहानी को हज्मनामा में लिखा गया है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली पर्शियन लिटरेचर की, या पर्शियन भाषा में जो भी लिटरेचर लिखी गई है उन सब चीजों की। अब हम लोग बात करते हैं उर्दू भाषा की। तो उर्दू भाषा का विकास किस प्रकार हुआ है, तो उर्दू भाषा का विकास हुआ है हिंदी और जो पर्शियन भाषा है इन दोनों के इंटरैक्शन के कारण। खास करके जो तुर्किश आरबी है उसके भारत में जब उसके समय में जो हिंदी भाषा और पर्शियन भाषा दोनों का इंटरैक्शन होते होते आपके एक नई भाषा का जन्म हुआ और वो भाषा कहलाई उर्दू। उर्दू क्या है, तो ग्रामर तो आपका हिंदी का फॉलो करती है, लेकिन उसका स्क्रिप्ट क्या होता है, पर्शियन का। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हिंदी और पर्शियन इन दोनों ही भाषा का मिक्सचर है आपका उर्दू। ठीक है, आगे अब देखिए बात करते हैं कि इस लैंग्वेज को ना शुरुआत में दक्कनी बोला जाता था। क्यों दक्कनी बोला जाता था, क्योंकि इस भाषा का ज्यादातर इस्तेमाल होता था गोलकुंडा में, बेरार में, अहमदाबाद और बीजापुर, ये सारे जितने भी दक्षिण के हिस्से थे यानी कि साउदर्न पार्ट था इंडिया का, वहां पर इस भाषा का चूंकि इस्तेमाल होता था उर्दू का, इसीलिए इस भाषा को शुरुआत में दक्कनी के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम लोग महानतम उर्दू कवि की बात करें तो महानतम उर्दू कवि माना जाता है मिर्जा गालिब को, और इन्होंने दीवान की रचना की। दीवान क्या था, तो उर्दू भाषा में पोइट्री का एक कलेक्शन था जिसकी रचना मिर्जा गालिब ने की थी। अगर मिर्जा गालिब के अलावा किसी दूसरे उर्दू पोएट का जिक्र करें तो वो है इकबाल। इन्हें अपने राइटिंग्स बंद बांगे दारा के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। इसके अलावा जो सारे जहां से अच्छा, जो कि एक राष्ट्रीय गीत है जिसका हम लोगों ने सभी ने कभी ना कभी गुणगान किया होगा, बहुत ही ज्यादा हम इसे गाने को इज्जत देते हैं, तो इसकी रचना भी इकबाल ने ही की थी। ठीक है, सबसे ज्यादा इकबाल की पॉपुलैरिटी का कारण ये गाना ही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये हम लोगों ने उर्दू की अब बात करी। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी और उसकी बोलियों के बारे में और उसमें किस तरह के साहित्य उभर कर सामने आए उसके बारे में। सबसे पहले हिंदी का विकास कब हुआ, तो हिंदी का विकास 7वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी के बीच में हुआ, यानी 7वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी का जो बीच समय था, इस दौरान हिंदी में आपको काफी ज्यादा विकास देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा बूस्ट आपको देखने को मिलता है कि आखिर अचानक से जो हिंदी है उसको इतना ज्यादा बढ़ावा कब से मिलने लग गया। शुरू में तो हिंदी इतना डोमिनेट नहीं था, संस्कृत भाषा जो थी वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट थी, तो अचानक हिंदी कहाँ से सीन में आ गई। तो हिंदी भाषा को बूस्ट प्रदान करने का काम किया भक्ति मूवमेंट ने। मैंने आपको बताया था कि भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई थी नॉर्थ इंडिया में, उसी समय से हिंदी को बढ़ावा बहुत ज्यादा मिलने लगा। और ऐसा क्यों बढ़ावा मिलने लगा, क्योंकि भक्ति मूवमेंट के दौरान जो भक्ति संत थे वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये ऐसी भाषा थी जिसका इस्तेमाल ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था, और इसीलिए उन्होंने संस्कृत के जगह पर हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले हिंदी किताब की अगर हम लोग बात करें तो वो आपकी है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो बेसिकली बताती है कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन में किस तरह के चैलेंजेस आए, अलग अलग उनकी जो युद्ध हुए मोहम्मद गौरी के साथ, उन सभी चीजों का वर्णन किया गया है पृथ्वीराज रासो में, और ये सबसे पहली हिंदी की किताब है। कबीर की अगर हम लोग बात करें तो कबीर एक बहुत ही फेमस भक्ति राइटर थे, यानी भक्ति जो आंदोलन का जो समय था इसी समय इन्होंने लिखना शुरू किया था। और जो दोहा है, कबीर के दोहे, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और इतने प्रसिद्ध है कि इवन आज भी आम लोगों को इनके दोहे हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, और आम लोगों को इनके दोहे पता है। 2 लाइन्स में ये बहुत सारी, मतलब कम शब्दों में बहुत डीप मीनिंग्स को डालते थे, और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे इनके दोहे। कबीर को उनके दोहा के लिए ही जाना जाता है। तुलसीदास भी दोहा प्रोड्यूस किए थे, यानी कि दोहा उन्होंने भी उसकी रचना की थी, और इन्होंने जो दोहे की रचना की थी इन्होंने ब्रज भाषा में की थी। तुलसीदास सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे रामचरितमानस के लिए। मैंने आपको बताया था रामायण को अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था, तो हिंदी में इसे लिखने का काम किया था तुलसीदास ने, और वो कहलाई थी रामचरितमानस। और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है और इसी के लिए तुलसीदास को जाना जाता है।
सूरदास ने रचना की थी सुरसागर की, और सुरसागर बेसिकली कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें बचपन की उनकी शरारतों का जिक्र है, गोपिकाओं के साथ उनके जो किशोरावस्था के प्रसंग हैं उनका जिक्र आपको सुरसागर में मिलेगा, जिसकी रचना की है सूरदास ने। अगर हम लोग फीमेल पोएट्स की बात करें, या फिर अभी तक तो हम लोगों ने कबीर की बात की, सूरदास की बात की, इसके अलावा हम लोगों ने तुलसीदास की बात की, एक भी हम लोगों ने फीमेल संत की बात नहीं की जिन्होंने लिखा है, इसकी रचना नहीं की। तो एक बहुत ही फेमस महिला जो हम लोग सभी जानते हैं, मीराबाई थी। इन्होंने भगवान कृष्ण के लिए ये जो पूरी दुनिया थी उनका त्याग किया। उन्होंने भक्ति पोएट्री लिखी थी भगवान कृष्ण पर, और ये पूरी तरह से भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हें अपना पति मानती थी, और उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए इस दुनिया से को परित्याग कर दिया था। तो ये हम लोगों ने पूरी तरह से डिस्कस किया मेडिवल लिटरेचर के बारे में। इसमें हम लोगों ने बात की हिंदी और उसकी बोलियों के बारे में, उर्दू भाषा के साहित्य की और फारसी भाषा के साहित्य की। अब हम लोग चलते हैं मॉडर्न लिटरेचर की तरफ। सो मॉडर्न लिटरेचर में आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिंदी भाषा है वो भक्ति आंदोलन के बाद से जब उसे बढ़ावा मिलने लगा, तो हिंदी भाषा एक बहुत ही मेजर भाषा के तौर पर उभर करके आई नॉर्थ इंडिया में, बंगाली भाषा के साथ साथ। अब हम लोग हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे और उसमें किस तरह की कृतियां की रचना हुई उसके बारे में। तो जब ब्रिटिशर जो है वो हमारे भारत में आए और उनका शासन जब हम पर चलने लगा, तो फिर जो पूरी तरह से भारतीय लिटरेचर का यानी इंडियन लिटरेचर का जो फोकस था वो आपकी हिंदी प्रोज राइटिंग में काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला। आपकी जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो हमारे राइटिंग्स में साफ साफ देखने को मिलती है, और जो आपके हिंदी राइटिंग्स थे वो आपके संस्कृत के क्लासिक्स से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे, और जो भी कुछ लिखा जाने लगा उस समय उसमें आपकी नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी फीलिंग्स बहुत ज्यादा थी, राष्ट्रवादी जोश बहुत ज्यादा था। इसमें पूरे भारत के लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की जाती थी अपने लिटरेचर के जरिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो बहुत ही फेमस ड्रामा वर्क्स वो हैं अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। ये दोनों के दोनों की रचना की गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद अगर हम लोग एक और बहुत ही प्रसिद्ध राइटर का अगर हम लोग नाम लें तो वो हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इनके नाम पर मैं आगे बताऊंगी आपको कि जो आधुनिक काल है हिंदी का, तो उसे 4 सेक्शन में बांटा गया। तो एक सेक्शन का जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर दिया गया है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट हिंदी राइटर थे। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मॉडर्न पीरियड जो है हिंदी का उसे हम लोग आधुनिक काल कह के संबोधित करते हैं, और इसे 4 सेक्शन में बांटा गया है। सबसे पहला जो सेक्शन है उसे हम लोग भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं, और 1868 से लेकर के 1893 का जो पीरियड है वो आपका भारतेंदु युग कहलाता है। फिर 1893 से 1918 का जो पीरियड है वो आपका द्विवेदी युग कहलाता है। मैंने अभी आपसे बात की थी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो उन्हीं के नाम पर ये द्विवेदी युग है। फिर 1918 से लेके 1937 का जो पीरियड है वो आपका छायावाद युग कहलाता है, और 1937 से लेकर के अभी तक का जो समय है वो आपका कंटेम्पररी पीरियड कहलाता है, यानी कि समकालीन युग कहलाता है। तो इस प्रकार जो आधुनिक काल है ये बेसिकली जो मॉडर्न पीरियड है हिंदी लिटरेचर का, उसे 4 सेक्शन में हम लोग इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक आंदोलन चला था जिसके तहत ये कोशिश की जाती थी कि भारत में का जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी को बनाया जाए। हिंदी सारे रीजन्स को एक साथ करेगी, उसे जोड़ने का काम करेगी, और ये जो अगुवाई थी कि नहीं भारत का जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी को बनाया जाना चाहिए, इसके नेतृत्व करता थे स्वामी दयानंद। इन्होंने जो मूवमेंट चली थी कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए उसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। ऑल्दो स्वामी दयानंद ने ज्यादातर जो रचनाएं की हैं वो गुजराती भाषा में की हैं, लेकिन उनका हिंदी भाषा में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी किताब है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, वो है आपका सत्यार्थ प्रकाश। अगर हम लोग फीमेल राइटर्स की बात करें तो 20th सेंचुरी की एक बहुत ही प्रसिद्ध फीमेल राइटर आपकी महादेवी वर्मा रही, और इनफैक्ट उन्हें पद्म विभूषण उससे भी उन्हें सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए सोसाइटी में वुमेन की क्या कंडीशन है, कैसा उनका स्तर है, या उनके बारे में उन्होंने अपने राइटिंग्स के जरिए दिखाने की कोशिश की, और इसी के लिए उनके अपने राइटिंग के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के कारण उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब हम लोग बात करेंगे बंगाली, उड़िया और असमीज लिटरेचर के बारे में। तो देखने का आपको मिलेगा कि 20वीं सदी में बंगाली, उर्दू और हिंदी लिटरेचर के बीच में आपको काफी टफ कंपटीशन देखने को मिलता है। इन सभी के बीच में जो डेवलपमेंट है इसमें एक कंपटीशन देखने को मिलता है।
बंगाली ग्रामर के बारे में एक किताब लिखी। किसने? तो कैरी ने। और इन्होंने एक प्रेस भी स्टैब्लिश किया था जिसने कि बंगाली लिटरेचर को स्प्रेड होने में यानी लोगों तक पहुंचने में काफी ज्यादा मदद की थी। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ हिंदी में बल्कि इंग्लिश में भी किताबें लिखी। और जो किताबें उन्होंने लिखी उसमें आपकी राष्ट्रवादी फीलिंग्स थी, नेशनलिस्ट फर्वर उसमें देखने को मिलता था, राष्ट्रवादी जोश आपको देखने को मिलता था राजा राम मोहन रॉय की राइटिंग्स में। और उनके समय के कुछ दूसरे जो कंटेम्प्रेरी राइटर थे जो उनके समय में हुआ करते थे वो हैं आपके अक्षय कुमार दत्त और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे इन्होंने बंगाली लिटरेचर को अपने जनित तक पहुंचाया, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अपने स्तर तक पहुंचाने का क्रेडिट बंगाली लिटरेचर को जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी को। इन्होंने ही आनंद मठ की रचना की और आनंद मठ से ही जो वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है इसे भी आनंद मठ से ही लिया गया है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। इनफैक्ट जो भारत में वो सबसे पहला जो नोबेल प्राइज विनर है भारत के लिटरेचर के फील्ड में वो भी आपके एक बंगाली राइटर ही है रविंद्रनाथ टैगोर, और उन्हें अपने काम गीतांजलि के कारण नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में। ठीक है, सबसे पहला ये नोबेल प्राइज है जो कि इंडिया को मिला था और ये दिलाया था बंगाली राइटर रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये हम लोगों ने बंगाली साहित्य के बारे में बात की। अगर एसएमएस लिटरेचर की बात करें तो ये ज्यादातर डोमिनेट करती थी आपकी कोर्ट क्रॉनिकल्स में, यानी कि दरबारी इतिहास जो था उसमें आपके एसएमएस लिटरेचर का एक डोमिनेंस देखने को मिलता है। और शंकर देव ने एक मतलब डिवोशनल पोएट्री तैयार की थी एसएमएस लैंग्वेज में। उड़िया लिटरेचर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला उड़िया साहित्य जो लिखने का क्रेडिट जाता है सरला दास को। इन्होंने उड़िया साहित्य की सबसे पहली कृति जो है वो आपकी लिखी थी। इसके अलावा जो राधानाथ राय हैं और फकीर मोहन सेनापति इन्होंने भी उड़िया साहित्य में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया आपके मॉडर्न पीरियड में। तो ये हम लोगों ने बात की एक ओवरऑल बंगाली लिटरेचर, असमीज लिटरेचर और उड़िया लिटरेचर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे राजस्थानी, गुजराती एंड सिंधी लिटरेचर के बारे में। तो गुजराती लिटरेचर जो है उसने बहुत ज्यादा उसमें इन्फ्लुएंस देखने को मिला किसका? भक्ति मूवमेंट का। क्यों भक्ति मूवमेंट का ज्यादा इन्फ्लुएंस? क्योंकि गुजरात में जो भक्ति आंदोलन था वो अपने सबसे चरम पर था या कह सकते हैं अपने पीक पर था। इसमें काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हम लोग को गुजराती लिटरेचर में भक्ति मूवमेंट का देखने को मिलता है। नरसिंह मेहता जिन्हें जाना जाता है उनकी डिवोशनल सॉन्ग के लिए। इनफैक्ट जो महात्मा गांधी का फेमस सॉन्ग है, सबसे पसंदीदा सॉन्ग है वैष्णव जंतु के जो कहिए, वो भी नरसिंह मेहता के द्वारा ही लिखा गया है। और ये जो सॉन्ग है ये आपका लॉर्ड कृष्णा के द्वारा लिखा गया, मतलब कि इर्द गिर्द घूमता है और इसके साथ साथ लोकल ट्रेडिशंस को भी उन्होंने मिक्स करने की कोशिश की है अपनी इस सॉन्ग्स के जरिए। ठीक है, तो नरसिंह मेहता गुजराती जो आपकी लिटरेचर थे उसके उन्होंने एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल इसमें अदा किया था। उन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया था, बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स उन्होंने लिखे थे और ये डिवोशनल सॉन्ग्स आपके लॉर्ड कृष्णा के इर्द गिर्द घूमते थे। गोवर्धन राम इन्होंने सरस्वती चंद्र की जो एक बहुत ही फेमस या कह सकते हैं बहुत ही क्लासिक गुजराती नोवेल है इसकी रचना की। और इनफैक्ट जो सरस्वती चंद्र है इस पर एक हाल ही में टीवी सीरियल भी बना था जिसमें कि पूरी तरह से जो नोवेल था उस पर आधारित ये आपका टीवी सीरियल था सरस्वती चंद्र, जिसकी रचना की थी किसने? गोवर्धन राम ने। और ये एक आपका क्लासिक गुजराती नोवेल है। गुजराती लिटरेचर को जो में अगर हम लोग सक्सेस मिला तो किन्हें? डॉक्टर के.एम. मुंशी को। के.एम. मुंशी ने न सिर्फ फिक्शन लिखा बल्कि नॉन फिक्शन काम भी डॉक्टर के.एम. मुंशी ने किया। उनका जो पृथ्वी वल्लभ जिसकी रचना उन्होंने की डॉक्टर के.एम. मुंशी ने, ये उनकी एक बहुत ही फेमस और बहुत ही बारीक, बहुत ही बेहतरीन नोवेल कंसिडर किया जाता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी वल्लभ जो नोवेल है इसकी रचना की है डॉक्टर के.एम. मुंशी ने। और के.एम. मुंशी फिक्शन के साथ साथ नॉन फिक्शन चीजें भी लिखा करते थे। आगे बात करते हैं अब हम लोग राजस्थानी लिटरेचर के बारे में। तो राजस्थानी लिटरेचर में या राजस्थानी भाषा में आपको कई तरह की बोलियां देखने को मिलती हैं और जो ज्यादातर जो फिक्शनल राइटिंग राजस्थान में हुई उसे दो भाग में, दो फॉर्म्स में बांटा जाता है। एक को कहते हैं पिंगल और दूसरे को कहते हैं दिंगल। जो ढोला मारू है ना, ये एक बहुत ही फेमस किताब है राजस्थानी लिटरेचर का। जो राजस्थानी राइटर्स थे यानी जो राजस्थानी लेखक थे वो ज्यादातर अपनी जो कहानियां होते थे वो लोगों के बीच में कैसे स्प्रेड करते थे? तो बोल करके, सुना करके, मौखिक कहानियां ज्यादा वो सुनाना पसंद करते थे और वीर काव्य के जरिए, ठीक है, लिखने से ज्यादा वो बोल करके ओरली अपनी चीजों को ज्यादा स्प्रेड करते थे, ज्यादातर लोगों को पहुंचाते थे।
सिंधी लिटरेचर की अगर हम लोग बात करें तो चूंकि सिंध जो है वो आपके गुजरात और हमारे इंडिया के बॉर्डर से काफी सटा हुआ है, इसी के कारण सिंध रीजन चूंकि बॉर्डर पे है, इसीलिए आपको सिंधी लिटरेचर में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा गुजरात और राजस्थान का। जो चीज जिसके आसपास रहती है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो चूंकि सिंध रीजन हमारे इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है, इसीलिए गुजरात और राजस्थान का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस उसके लिटरेचर में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सिंध लिटरेचर है उसमें आपको सूफिज्म और इस्लाम पोएट्री उसका भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सिंध लिटरेचर के दो बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट पर्सन का नाम है मिर्जा कलिश बेग और दीवान कोरामल। ठीक है, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जब हम लोग सिंधी लिटरेचर की बात करते हैं तब का। तो सिंधी लिटरेचर के बारे में बात कर ली, राजस्थानी और गुजराती लिटरेचर के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे कश्मीरी लिटरेचर की। तो कल्हन की राज तरंगिणी जो है, जिसकी रचना की गई थी संस्कृत भाषा में, इसे माना जाता है कि कश्मीर के बारे में जो सबसे शुरुआती अगर हम लोग कह सकते हैं जानकारी हमें कल्हन की राज तरंगिणी में मिलती है। कश्मीर के राजाओं के बारे में इसमें जिक्र मिलता है। कश्मीरी लिटरेचर में आपका न सिर्फ हिंदी बल्कि पर्शियन डायलेक्ट, इन दोनों का ही इन्फ्लुएंस आपको कश्मीरी लिटरेचर में देखने को मिलेगा। और जब आपका भक्ति मूवमेंट अपने फुल स्विंग पे था कश्मीर में, तब जो लाल देव जो कि एक पहली फीमेल पोएटेस थी आपकी कश्मीरी लैंग्वेज की, वो सामने उभर कर आई। और लाल देव जो है वो शैव मत की फॉलोवर थी, यानी कि शिव जी की भक्त थी और शैव पंथ को फॉलो करती थी। ज्यादातर जो कश्मीरी लिटरेचर था वो कब प्रोड्यूस हुआ, तो जैसे ही मतलब कश्मीर में इस्लाम और सूफिज्म आया, तब से देखने को मिलता है कि कश्मीरी लिटरेचर जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा। नूरदीन, जिसे हम लोग नंद ऋषि के नाम से भी जानते हैं, इनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने जो पोएम्स की रचना की, उस पोएम में आपको इस्लामिक और हिंदी एलिमेंट्स दोनों को देखने को मिलेगा। मतलब बहुत सारे में क्या होता है कि सिर्फ इस्लामी एलिमेंट देखने को मिलेगा, सिर्फ हिंदी का चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन नूरदीन ने क्या किया कि अपनी कविताओं में उन्होंने इस्लामिक एलिमेंट को भी शामिल किया और हिंदी एलिमेंट्स को भी शामिल किया। तो कश्मीरी लिटरेचर के बारे में ये सब सबसे जरूरी याद रखिएगा कल्हन की राज तरंगिणी, जिस सबसे पहले शुरुआती हमें जानकारी कश्मीर के बारे में मिलती है। फिर नूरदीन, इन्होंने इस्लामिक और हिंदी एलिमेंट्स को साथ में जोड़ने का काम किया। अब बात करते हैं पंजाबी लिटरेचर की। तो पंजाबी लिटरेचर जो था, जिस तरह से पंजाब का जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो काफी ज्यादा उसके आसपास में जो भी ज्योग्राफिकल या रीजनल चेंजेस आए उससे ज्यादा प्रभावित हुआ, उसी प्रकार जो आपका पंजाबी लिटरेचर है वो भी ज्योग्राफिकल और रीजनल लिटरेचर और उसमें जो हो रहे बदलाव है उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ। पंजाबी लिटरेचर जो है वो बेसिकली दो स्क्रिप्ट में कंपोज किए जाते थे, एक तो आपकी गुरुमुखी लिपि में और दूसरा आपकी पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, ये दो स्क्रिप्ट है जिसमें कि ज्यादातर जो पंजाबी लिटरेचर है उसको कंपोज किया गया है। आदि ग्रंथ जो कि सिखों का एक धार्मिक पुस्तक है, उससे दुनिया का महानतम ग्रंथों में से एक उसे माना जाता है, किसे, आदि ग्रंथ को। ये क्या है, तो रिलीजियस बुक है, यानी कि धार्मिक ग्रंथ है सिखों का, और वर्ल्ड में भी इसे महानतम ग्रंथों की श्रेणी में शामिल रखा गया है। और आदि ग्रंथ में जो ज्यादातर आपको टेक्स्ट मिलेंगे वो आपकी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। इस किताब के अंदर आपको दादू के, कबीर के, नानक के दोहे मिल जाएंगे, और ज्यादातर ये जो दोहे लिखे गए हैं या तो हिंदी भाषा में लिखे गए हैं या फिर ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इनफैक्ट गुरु गोविंद सिंह जी ने भी आदि ग्रंथ के लिए कंट्रीब्यूट किया है और पोएट्री में उन्होंने सवैयां लिखी हैं जो कि आदि ग्रंथ में हैं। जो सूफी पोएट्री जैसे कि बुल्ले शाह हो गए, बाबा फरीद, ये भी इस टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा इस चीज में प्रसिद्ध थे। जो नेशनलिस्ट राइटिंग थी, मतलब पंजाबी मॉडर्न लिटरेचर को उसने काफी ज्यादा अफेक्ट किया। जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी या जो राष्ट्रवादी फीलिंग्स थी, उसने भी पंजाबी लिटरेचर को, मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। आप सभी ने सुना होगा रंग दे बसंती चोला, जो भगत सिंह का था। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस ट्रेंड का कि आप देख सकते हैं कि रंग दे बसंती चोला ये नेशनलिस्ट फीलिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसने भी काफी इन्फ्लुएंस किया। तो पंजाबी लिटरेचर के बाद अब हम लोग बात करेंगे मराठी लिटरेचर की। तो महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा डायलेक्ट्स, बहुत अलग अलग तरह की बोलियां हैं, और मराठी जो है उनमें से एक है। वो एक तरह की भाषा है जो कि महाराष्ट्र में बोली जाती है। और जो संत ज्ञानेश्वर हैं, उनके काम जो है वो मराठी लिटरेचर में सबसे पुराने हैं, और इन्होंने मराठी लिटरेचर को लिखा था कब, तो 13वीं शताब्दी में या 13th सेंचुरी में। उन्होंने ही महाराष्ट्र में कीर्तन को स्टार्ट किया। इसके अलावा उन्होंने मराठी भाषा में भगवद गीता के ऊपर एक कमेंट्री भी लिखी। तो मराठी लिटरेचर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम आपका कह सकते हैं राइटर संत ज्ञानेश्वर जी हुए।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपकी जो जनबाई थी, उन्हें सबसे पुरानी या सबसे ओल्डेस्ट फीमेल राइटर माना जाता है मराठी लिटरेचर का। जिस प्रकार आपके ज्ञानेश्वर जी हैं, उसी प्रकार ज्ञान जनबाई जो है उन्हें सबसे ओल्डेस्ट नोन फीमेल राइटर कंसिडर किया जाता है मराठी लिटरेचर का। जो एकनाथ है, जो कि एक बहुत ही फेमस संत हुए महाराष्ट्र के, उन्होंने रामायण के ऊपर कमेंट्रीज लिखी, उन्होंने भगवत पुराण के ऊपर कमेंट्रीज लिखी और सबके सब वर्नाकुलर लैंग्वेज में, यानी कि जो स्थानीय भाषा है उस पर उन्होंने कमेंट्री लिखी इन सब चीज़ों के ऊपर। और जो रामदास हैं और जो तुकाराम है, ये सब के सब बहुत ही प्रसिद्ध भक्ति कवि थे। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ उसने मराठी जो प्रोज और पोइट्री राइटिंग को काफी ज्यादा अफेक्ट किया, यानी कि जो आगे चल के जो भी मराठी में चीजें लिखी गई, चाहे गद्य लिखा गया चाहे पद्य लिखा गया, उसमें आपको नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, हमारे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे, इन्होंने केसरी को पब्लिश किया। और केसरी क्या था, तो एक रीजनल न्यूज़पेपर था, और इसका को भी पब्लिश किया तो किस भाषा में, तो मराठी भाषा में। जो केसरी है बेसिकली वो ब्रिटिश की जो भी पॉलिसीज होती थी उसको क्रिटिसाइज करता था, उसकी आलोचना करता था और उनके खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश करने का काम करता था, लोगों को जागरूक करता था, उनके अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बाहर लेके आने का काम करता था। और कुछ बहुत ही जो इम्पोर्टेंट हम लोग बात करें कि मराठी प्रोज राइटर तो वो कौन कौन से हैं, तो जैसे हरि नारायण आपटे, MG रानाडे, KT तिलक, ये सारे के सारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है जब हम लोग मराठी प्रोज राइटर्स का नाम लेते हैं, प्रोज राइटर का नाम लेते हैं तब। तो इस प्रकार मैंने आपके साथ बातें की मेडिवल लिटरेचर और मॉडर्न लिटरेचर के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।